तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा लेक्चर नंबर 3 यूनिट 10 का, जिसके अंदर बच्चे हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ सिंपल पेंडुलम। तो देखो बच्चों, सिंपल पेंडुलम होती क्या है। देखिए, जो आइडियल सिंपल पेंडुलम है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो क्या होती है, देखिए, इट इज अ पॉइंट मास। तो बच्चे ये क्या होगा, तुम्हारे पास एक पॉइंट मास होगा, ठीक है, जिसको क्या कर रखा होगा बेटा, लटका रखा होगा भाई, सस्पेंड कर रखा होगा बाय किसके द्वारा, एक वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फिक्स्ड टू अ रिजिड स्पॉट। जो कहाँ फिक्स होगा, एक रिजिड स्पॉट से। मतलब सिंपल पेंडुलम बच्चे का एक पॉइंट मास है, तुम्हारे पास कोई भी पॉइंट मास मान लो। पॉइंट मास क्या होगा, एक नेग्लिजिबल साइज का कोई ऑब्जेक्ट हो तुम्हारे पास, ठीक है, और जिसका मास हो कुछ ना कुछ, तो उसको हम पॉइंट मास बोलते हैं तुम्हारे पास। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो क्या रहेगा, पॉइंट मास रहेगा, उसको सस्पेंड कर रखा होगा एक स्ट्रिंग के द्वारा। और वो स्ट्रिंग कैसा होगा तुम्हारे पास, वेटलेस होगा, मतलब उसका कोई वेट नहीं होगा तुम्हारे पास। और साथ में वो क्या होगा, इनएक्सटेंसिबल, मतलब उसको फैलाया नहीं जा सकेगा तुम्हारे पास, मतलब कोई खींचा नहीं जाएगा, कोई खिंचाव नहीं आएगा उसके अंदर। और उसको बच्चे क्या कर रखा होगा, उस धागे को फिक्स कर रखा होगा तुम्हारे पास कहाँ, एक रिजिड स्पॉट से, मतलब एक ठोस सहारे से। मान लो तुम्हारे पास, जैसे मैं कहूँ कि मान लो यहाँ हमारे पास क्या आता है, ये फिक्स्ड एक रिजिड स्पॉट है तुम्हारे पास, यहाँ ये एक रिजिड स्पॉट है मान लो तुम्हारे पास। और यहाँ वो स्ट्रिंग है मेरे पास, ये इस प्रकार मैंने सस्पेंड कर रखा है। तो इस इस स्ट्रिंग से हमारा यहाँ क्या है, उस पेंडुलम का ये बॉब हो गया तुम्हारे पास, ये बॉब हो गया बच्चे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे तुम्हारे पास, या बॉब बोलेंगे, ये बॉब। तो ये तुम्हारे पास सिंपल पेंडुलम रहती है बच्चे, जो भी इस प्रकार ऑसिलेट करते हैं। हम घरों के अंदर जो भी वॉल क्लॉक होती है तुम्हारे पास, तो उसके अंदर ही बेटा ऐसी ऐसी पेंडुलम आपको दिखाई देती है, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे कोई भी अलार्म फिक्स करते हैं, जैसे ही वो अलार्म बजता है तुम्हारे पास, तो बॉब होता है पेंडुलम का, वो ऑसिलेट करता है बच्चे इस प्रकार तुम्हारे पास, ठीक है, इस प्रकार। तो अब उसी सिंपल पेंडुलम के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन करना है कि मेन जो हमारा फोकस रहेगा सिंपल पेंडुलम के लिए, वो ये रहेगा कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस प्रकार कैलकुलेट करें और वो कितना रहेगा डिफरेंट पेंडुलम के केस में। तो चलिए बच्चे, अब देखो, तो मैंने क्या लिया, एक यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम का एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाया तुम्हारे पास। ये तुम्हारे पास क्या होगा, रिजिड स्पॉट है यहाँ पे, और ये तुम्हारे पास क्या होगा बच्चे, स्ट्रिंग हो गया। और इस स्ट्रिंग के साथ मैंने वो पॉइंट मास ऐसे सस्पेंड कर रखा है, इसको मैं बॉब का नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अब देखो बच्चे, तो ये क्या करेगी तुम्हारे पास, इस प्रकार ओसिलेट करेगा भैया बॉब, मतलब यहाँ। तो मैंने कह दिया भाई यहाँ और यहाँ क्या है, उसकी मीन पोजीशन है। मान लो ये तुम्हारे पास ए पॉइंट मान लीजिए, इसको बी पॉइंट मान लीजिए। हियर ए एंड बी आर द एक्सट्रीम पोजीशन, नॉट अ मीन पोजीशन, सॉरी। ए और बी तुम्हारे पास क्या रहेगी, एक्सट्रीम पोजीशन रहेगी तुम्हारे इस पेंडुलम के बॉब की। अब देखो बच्चे, तुमने कहा भी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर मान लो, या फिर टी टाइम के ऊपर मान लीजिए, हमारा जो बॉब था पेंडुलम का, वो यहाँ से डिस्प्लेस होके कहाँ आ गया तुम्हारे पास, यहाँ आ गया भाई, इस पोजीशन के ऊपर आ गया। मान लो यहाँ आ गया बच्चे, ठीक है, यहाँ आ गया तुम्हारा बॉब। तो कितनी उसने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करी, मान लो यहाँ से एक्स। तो ये उसकी क्या थी, मेन पोजीशन थी, मान लो ओ पॉइंट पे था, यहाँ मेन पोजीशन ये थी, और ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो मेन पोजीशन से वो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी बोल दी मैंने, एक्स बोल दी। और वो एंगल जो बना के चला, वो कितना बना के चला, थीटा, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो कितनी हुई यहाँ पे, थीटा हुई। और जो ये सिंपल पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ मैंने क्या मान ली यहाँ पे, स्मॉल एल मान ली, ये रहेगी भाई। अब देखो, तो यहाँ बी पॉइंट के ऊपर जो हमारा बॉब आया, तो उसके ऊपर यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। नंबर एक तो बच्चे क्या एक्ट हो रहा है, उसका वेट जो कहाँ होगा, टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। स्मॉल एम क्या मान लिया मैंने, मेरे इस पेंडुलम का मास मान लिया, जी क्या होगी, ग्रेविटी होगी। तो वेट को आप कैसे लिखते हो, मास इनटू ग्रेविटी लिखते हो, तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और देखो, अब इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है मेरा बॉब, तो बच्चे इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा हुआ स्ट्रिंग के ऊपर। तो बच्चे स्ट्रिंग के अंदर एक क्या पैदा होती है, एक टेंशन नाम का एक फोर्स पैदा होता है, जिसको हम टी से लिखते हैं। और वो क्या है, इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है तुम्हारे पास।
ठीक है, बॉब से। अब यहाँ देखो बच्चे, तो मीन्स मेरे बी पॉइंट पे रखे बॉब के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। नंबर एक, टेंशन जो स्ट्रिंग में आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और नंबर दो तुम्हारे पास क्या, वेट कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अब देखो बच्चे, तो मैंने क्या किया, इसके वेट को दो कंपोनेंट के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखो किस प्रकार, नंबर एक कंपोनेंट मैंने ये बोला, अब ये एंगल कितना माना मैंने, थीटा मान लिया। अभी यदि ये एंगल थीटा हुआ तो ये भी कितना हुआ, थीटा हुआ तुम्हारे पास। अब किस प्रकार हुआ, इस लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोड्यूस कर लीजिए तुम्हारे पास, और इसको प्रोड्यूस कर लीजिए, और इसको थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर लीजिए। अब यहाँ देखो तुम्हारे पास, आपको क्या लग रहा है कि ये दो पैरेलल लाइन है कोई भी, अब इन लाइन को ये काटती हुई जा रही है, तो ये दोनों के दोनों कैसे हुए तुम्हारे पास, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुए, तो ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। और एक ये बिल्कुल इसके बिल्कुल क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट हो गया। अब देखिए, तो ये तुम्हारे पास कौन सा हुआ, एम जी कोस थीटा, और ये कौन सा हुआ बच्चे, एम जी साइन थीटा। ये लो भी दो कंपोनेंट में मैंने ब्रेक कर दिया हमारे पेंडुलम के इस डब्लू वेट को। जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ हम कोस वाला कंपोनेंट लेके चलते हैं, और जिस कंपोनेंट के साथ एंगल नहीं होता उसको हम साइन कंपोनेंट में लेके चलते हैं। चलो बच्चों, तो अब देखो, जिस डायरेक्शन में टेंशन है उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बॉब के ऊपर क्या लग रहा है, वेट लग रहा है एम जी कोस थीटा। तो बच्चे, ना तो मेरा बॉब वहां जाएगा और ना ही बॉब कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। बॉब तो इस प्रकार मूव करेगा भी, तो यहाँ ना यहाँ जाएगा ना वहाँ जाएगा। क्यों, क्योंकि जितनी टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है उतना ही एम जी कोस थीटा कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो टी और एम जी कोस थीटा क्या रहेंगे तुम्हारे पास, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो बोथ आर कैंसल टू ईच। दोनों क्या हो गए बच्चे, एक दूसरे से कैंसल आउट हो गए भाई। अब मेरे बॉब के ऊपर बी पॉइंट पे सिर्फ फोर्स कौन सा बचा, एम जी साइन थीटा बचा। अब यही फोर्स क्या करेगा, मेरे इस बॉब को वापस कहाँ लेके आएगा, अपनी मीन पोजीशन पे लेके आएगा, इस ओ पॉइंट की तरफ लेके आएगा, और डायरेक्शन भी कहाँ है, मीन पोजीशन की तरफ है। अभी देख लीजिए आप, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा बच्चे क्या करेगा, मेरे इस पेंडुलम की जो पोजीशन है उसको क्या करेगा बच्चे, रिस्टोर करेगा। जो इनिशियल पोजीशन थी तुम्हारे पास, जो मेन पोजीशन थी, उसको रिस्टोर करेगा तुम्हारे पास, वापस वहीं लेके जाएगा। तो वापस उसी पोजीशन में लेके जाने वाला जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो एम जी कोस थीटा यहाँ पे किसका काम करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, जो कहाँ होगा, डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ये बोल दिया मैंने। तो नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, डायरेक्शन शो करने के लिए लगाया। अभी जो डायरेक्शन रहेगी किसकी, रिस्टोरिंग फोर्स की, वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। अभी जो रिस्टोर करेगा अभी पोजीशन को। चलो बच्चों, अब देखिए हमारे यहाँ पे मैथमेटिकल के अंदर एक रूल होता है तुम्हारे पास, साइन थीटा और टेन थीटा, दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, यदि उनके एंगल की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो तुम्हारे पास तो उनको अप्रोक्सीमेटली एंगल के बराबर ही लिख दिया जाता है। तो साइन थीटा कोरस्पॉन्डिंग किसके इक्वल होगा तुम्हारे पास, थीटा के इक्वल होगा, और साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के, सॉरी, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होगा, और टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होगा। ये कब होगा, जब थीटा तुम्हारे पास क्या हो बच्चे, वेरी स्मॉल हो, वेरी वेरी स्मॉल हो, तब ये कंडीशन आएगी बच्चे। अब जैसे साइन जीरो कितना होता है तुम्हारे पास, साइन जीरो जीरो होता है, नहीं होता तुम्हारे पास, तो लो वैल्यू लेते जाओगे तो लगभग लगभग जो वैल्यू होगी साइन या टेन फंक्शन की वो उसके एंगल के बराबर ही आएगी बच्चे। तो अब इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा लिख सकता हूँ बच्चे। और थीटा का फॉर्मूला हमने क्या बता रखा है आपको, आर्क बाय रेडियस, जो हमारा पहले आ चुका है, पिछली यूनिट्स के अंदर आ चुका है। तो बच्चे यहाँ देखो आर्क क्या रहेगी तुम्हारे पास, ये आर्क रहेगी एक्स, यहाँ पे देखो एक सर्कल का पार्ट लग रहा है तो आर्क होगी भाई। और रेडियस की बच्चे बात करो, ये वाली रेडियस होगी, ये भी लेंथ, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है दोनों क्या, एल एल है, ये एल होगी तुम्हारा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई एल, तो वापस यहाँ पुट कर दी, तो एफ की वैल्यू कितनी आई, माइनस एम जी एक्स बाई में एल, ये वैल्यू रहती है तुम्हारे पास फोर्स की भाई। अब देखो बच्चे, तो फोर्स को मैं तोड़ना चाहूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, जो मेरे बॉब की एक्सेलरेशन है वो, और बॉब का जो मास है, तो कितना रहा, माइनस एम जी एक्स बाई में स्मॉल एल था भाई, वहाँ पे स्मॉल एल, ठीक है।
एम से एम तो वो बच्चे कैंसिल आउट। तो एक्सेलेशन की वैल्यू कितनी आती है, -gx/में li। तो बच्चे चलो एक्सेलेशन की वैल्यू आ गई। और टाइम पीरियड हमने देखा था वो कितना रहता है, 2π डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय में क्या था तुम्हारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ओनली मैग्नीट्यूड लिखेंगे भाई अंडर रूट के अंदर, क्योंकि नेगेटिव साइन यदि हमने ले लिया तो अंडर रूट के अंदर वो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं लेके चलना। तो हमेशा हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दोनों को क्या लेके चलेंगे, मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे बच्चों। तो चलिए भाई अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करो भाई, 2π√x डिवाइड बाय में ए का मैग्नीट्यूड लेना है भाई, मीन्स नेगेटिव साइन नहीं लेंगे भाई, ओनली पॉजिटिव। gx डिवाइड बाय में कितना बना भी, l बना बच्चे। अब देखो x से x तो कैंसिल आउट हुआ तुम्हारे पास। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो तुम्हारे पास कितना है, 2π√l बाय में g। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है तुम्हारे पास टाइम पीरियड का भी। तो रिमेंबर रखना भाई, ये बहुत काम आएगा हमारा फॉर्मूला ये। तो फॉर्मूला क्या आया बच्चे, t = 2π√l/g। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रही होगी। अब तो हमारी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 1 डिपेंड करता है बच्चे रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम, और नंबर 2 डिपेंड करता हो किसके ऊपर, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। या इसको ये लिख दो तुम्हारे पास t डायरेक्टली 1/√g लिख सकते हैं। तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो एक तो पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड करता है, और नंबर 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। चलिए बच्चे अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके डिस्कशन की तुम्हारे पास। तो फैक्टर का कुछ डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे हम। चलो बच्चों, सबसे पहला डिस्कशन तुम्हारे पास, सबसे पहला हम ये देखेंगे कि जो बोब था ना हमारा पेंडुलम का, उसके मास का क्या इफेक्ट होता है पेंडुलम के टाइम पीरियड पे। बच्चों पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने ये देखा, देखा भी यहाँ पे पेंडुलम के जो बोब था उसके मास का कोई जिक्र ही नहीं हुआ भाई, कोई टर्म नहीं है मास की इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो इसका मतलब टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का कभी भी बोब के मास पे डिपेंड नहीं करता। अब मैंने आपको ये बोल दिया कि मेरे पास 2 पेंडुलम थे बच्चे, एक यहाँ और ये वाली। तो इसकी जो बोब का जो मास था वो बच्चे 2 kg था मान लीजिए, और इसके बोब का मास कितना था बच्चे 3 kg था मान लो। अब और दोनों की लेंथ मैंने क्या बोल दी, सेम बोल दी भाई, दोनों पेंडुलम की लेंथ सेम है, लेकिन मास इसका 2 kg है बोब का, इसका 3 kg है। तो बताइए किसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो दोनों का टाइम पीरियड बच्चे क्या रहेगा तुम्हारे पास, टी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि भाई टाइम पीरियड कभी भी पेंडुलम का मास पे डिपेंड नहीं करता उसके बोब के। ठीक है, तो दोनों में सेम रहेगा बच्चे। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। अब दूसरा तुम्हारे पास क्या रहता है, जो इफेक्ट रहेगा किसका भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, किसके ऊपर भाई, पेंडुलम के टाइम पीरियड पे भी। तो जी का इफेक्ट देखने जा रहे हैं किसके ऊपर, टी के ऊपर। देखो तो इस फॉर्मूले में देखिए, तो क्या आपको दिख रहा है अभी टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√g के, या कह सकते हो भी टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी बच्चे उतना ही क्या होगा, कम टाइम पीरियड होगा। जितनी कम ग्रेविटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। अब मान लीजिए जैसे इक्वेटर और पोल की बात करूँ मैं, इक्वेटर और पोल की बात करता हूँ, तो हमने पढ़ रखा है कि पोल पे जी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो बच्चे इक्वेटर के ऊपर टाइम पीरियड क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, और पोल के ऊपर टाइम पीरियड क्या मिलेगा, कम मिलेगा अभी। और टाइम पीरियड कम होने का मतलब क्या है कि टाइम पीरियड कम का मतलब क्या है अभी। अब मान लो जैसे जहाँ पे तुम्हारे पास जी ज़्यादा है, जी क्या हुई, ज़्यादा हुई, तो टाइम पीरियड वहाँ पे क्या मिलेगा, वो कम मिलेगा अभी। तो टाइम पीरियड कम होने का मतलब क्या हुआ कि मेरी जो
पेंडुलम है वो क्या करेगी, फास्टली मूव करेगी भी। कैसे मूव करेगी, फास्टली मूव करेगी भाई। टाइम पीरियड कम, कम समय के अंदर वो अपना एक चक्कर पूरा करेगी, यही मतलब हुआ। तो कम समय में एक चक्कर पूरा करे तो मतलब वो फास्ट दौड़ रही है भी। अब यदि जी क्या होगी तुम्हारे पास कम है, तो जी कम हुई तो टाइम पीरियड वहाँ पे क्या होगा तुम्हारे पास, ज़्यादा होगा भाई। अब टाइम पीरियड यदि ज़्यादा हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो सिंपल पेंडुलम है वो कैसे मूव कर रही है, स्लोली मूव कर रही है भाई, तुम्हारे पास स्लो मूव कर रही है भाई। मतलब ज़्यादा समय में वो क्या कर रही है, अपना एक चक्कर पूरा कर रही है, ये कहने में आ गया भाई। तो ये बच्चे किसका कंसेप्ट था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट का कंसेप्ट था टाइम पीरियड के ऊपर। तीसरे में हम बात करते हैं भाई पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ का क्या प्रभाव रहेगा उसके टाइम पीरियड के ऊपर। देखिए एक्सप्रेशन के अंदर अभी लिखा था यहाँ पे, क्या रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, मतलब लेंथ का रूट ले लीजिए उसके। अब जितनी ज़्यादा तुम्हारे पास क्या होगी बच्चे, लेंथ होगी, ठीक है, स्ट्रिंग की, पेंडुलम की, तो टाइम पीरियड क्या मिलेगा, उतना ही ज़्यादा मिलेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया अभी। और यदि लेंथ क्या हुई, कम हुई, तो टाइम पीरियड भी क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा बच्चे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, टाइम पीरियड ज़्यादा है तो वो कैसे मूव कर रही है, स्लो मूव कर रही है। टाइम पीरियड कम है तो वो कैसे मूव कर रही है, फास्ट मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, फास्ट मूव कर रही है अभी। तो अब जैसे मैं कह दूँगी एक तो 3 मीटर लेंथ की पेंडुलम है और एक 2 मीटर लेंथ की तुम्हारे पास पेंडुलम, तो बताओ टाइम पीरियड किसका ज़्यादा होगा। तो तुम बताओगे भाई टाइम पीरियड किसका ज़्यादा होगा, 3 मीटर वाले का ज़्यादा होगा। जितनी लेंथ ज़्यादा उतना ही टाइम पीरियड ज़्यादा रहेगा तुम्हारे पास। लेंथ कम तो टाइम पीरियड कम, तो ये ज़्यादा समय लेगी भाई 3 मीटर वाली अपने एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। तो ये रहा बच्चे किसका इफेक्ट, टाइम पीरियड का, सॉरी हाँ टाइम पीरियड के ऊपर इफेक्ट देखा हमने किसका, लेंथ का भाई। चलिए भी आगे आता है बच्चे तुम्हारे पास 4th पॉइंट में, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम ऑन द टाइम पीरियड, जिसको तुम टी से लिख रहे हो। तो जो सिंपल पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका, डेंसिटी का। किसकी डेंसिटी का भी, मीडियम की डेंसिटी का। मीन्स आपने आपकी सिंपल पेंडुलम कहाँ रखी हुई है, एयर में रखी हुई है, वैक्यूम में रखी हुई है, या वाटर में रखी हुई है, या किसी ऑयल में रखी हुई है, भाई कहाँ रखी हुई है, मतलब मीडियम कौन सा है वहाँ पे भी, मतलब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है वहाँ पे। तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या होता है, मीडियम डिफाइन होता है भाई तुम्हारे पास। चलो भाई आगे अब बात करते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये एक क्या है, एक बकेट बनाई मैंने, मान लो उसके अंदर वाटर फिल है। अब यदि बच्चे मान लो मैं इसके अंदर क्या कर दूं, एक कोई भी बॉल प्लेस कर दूं मान लो, ठीक है। अब ये बॉल जो तुम्हारे पास क्या थी, बॉल थी, ठीक है। तो ये मैंने इस वाटर के अंदर फिल करी है। अब इस वाटर ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया, जो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई की है, वो कौन सी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है। अब यहाँ पे इतने इतने वॉल्यूम के अंदर जो भी पानी था ना, उतनी वॉल्यूम को इसने हटा दिया, ठीक है। और वहाँ पे ही आ गई, मतलब इसकी वॉल्यूम मान लो, बॉल की वॉल्यूम तुम्हारे पास कितनी थी, 2 मीटर क्यूब थी मान लो, मैंने ये कह दिया। तो इसने 2 मीटर क्यूब पानी यहाँ से डिस्प्लेस किया होगा, अपनी वॉल्यूम के इतना ही पानी यहाँ से हटाया होगा और फिर वो वहाँ पे चली गई तुम्हारे पास। अब जैसे ही मान लो हमारे पास कोई भी बर्तन पूरा का पूरा पानी का भरा हुआ है, पूरा का पूरा पानी का भरा हुआ है। अब उसके अंदर मालूम कंचे की गोलियां डाल दे, मतलब कंच की गोलियां डाल दे उसके अंदर, तो उसके अंदर से कुछ पानी क्या आएगा, फिर बाहर आएगा। यदि वो किनारे तक भरा हुआ है तो, और कितना पानी बाहर आएगा, उतने वॉल्यूम का पानी बाहर आएगा जितने वॉल्यूम की आपने वो कंच की गोलियां उसके अंदर डाली है, ठीक है। और कभी भी हम जब भी किसी भी मान लो नहर के अंदर मान लो नहा रहे हैं, मान लो किसी
स्विमिंग पूल के अंदर मान लो स्नान कर रहे हैं भाई, हम मान लो ठीक है नहा रहे हैं, तो बच्चे हम अपने आप को वहाँ पे क्या फील करते हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? हल्का महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमारा वेट क्या हो जाता है तुम्हारे पास, कम हो जाता है। ये क्या एक प्रिंसिपल है आर्किमेड्स का, जिसको जाना जाता है आर्किमेड प्रिंसिपल के नाम से। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी लिक्विड के अंदर प्लेस करते हो, तब बच्चे उसका वेट तुम्हारे पास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और कितना डिक्रीज होता है? उतना डिक्रीज होता है जितना उस पानी का वेट था जिस पानी को हटाया गया है उस बॉडी के द्वारा तुम्हारे पास। क्लियर? तो मतलब यहाँ पे मान लो ये बॉल डाली मैंने, तो इस बॉल का वेट तुम्हारे पास स्टार्टिंग में बच्चों मान लो वेट क्या था, W था भाई। कितना था? W था। तो अब इसका वेट कितना रहेगा, कम हो जाएगा। मैंने W1 बोल दिया, तो कितना कम होगा? ओरिजिनल कितना W था, माइनस में। तो जितने वॉल्यूम जितने वेट का इसने यहाँ पे पानी हटाया है, तो उसका घटा दो, मान लो W डैश। तो W डैश पानी का वेट इसने यहाँ से हटा दिया, तो वो इसमें से घटा दो, तो वो क्या होगा, अब तुम्हारे पास वेट होगा किसका, आपके इस बॉल का। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे बच्चों। अब देखिए, जैसे अब मान लीजिए इसी को मान के चलो, ये बॉब थी भाई तुम्हारे पास, ठीक है, इसको मैंने प्लेस कर दिया इस लिक्विड के अंदर। तो जो बॉब थी ना, तो बॉब की जो तुम्हारे पास क्या थी बच्चे, डेंसिटी थी, वो मैंने क्या मान ली, रो मान ली। और जिस लिक्विड के अंदर मैंने इसको रखा है ना, उस लिक्विड की मैंने डेंसिटी क्या मान ली तुम्हारे पास, रो मान ली। क्या मान ली? रो मान ली। और जो मेरा बॉब था, इसकी वॉल्यूम मैंने क्या मान ली यहाँ पे, कैपिटल V मान ली भाई, कैपिटल V मान ली। अब जो वेट रहेगा मेरे बॉब का यहाँ, वो कितना रहेगा तुम्हारे पास, जो वेट था कहाँ, एयर के अंदर, मतलब जब वो बाहर थी, मीडियम में नहीं थी, मान लो एयर में थी, उस समय जो वेट था, माइनस में जो वेट है किसका भाई, वाटर का या फिर लिक्विड का। W मीन्स वाटर, ठीक है। जो वेट था वाटर का, जो इसने हटाया है, वो घटाना पड़ेगा भी। यही लिखा था मैंने यहाँ भी, तो यही आर्किमेड का प्रिंसिपल है। अब देखो, तो मेरे बॉब का एयर के अंदर वेट कितना था, वो मैं कैलकुलेट करूँ। देखो, आपने डेंसिटी सुनी है बच्चे, क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम होता है तुम्हारे पास। तो मास जो होगा वहाँ पे बॉब का कितना होगा, रो इंटू वी होगा, नहीं होगा। तो मेरे को तो वेट निकालना है, तो बच्चे वेट निकालने के लिए जी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो ये रो वी इंटू जी क्या हो गया, वेट हो गया मेरे बॉब का एयर के अंदर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। माइनस में भी कितना पानी उसने हटाया, उसका वेट देखना पड़ेगा। तो वी वॉल्यूम का ही पानी हटाया होगा ना उसने, कितने वॉल्यूम का, वी वॉल्यूम का, क्योंकि वॉल्यूम कितनी थी मेरे उस बॉब की, वी ही वॉल्यूम थी। और मैंने कहा था भी जितनी वॉल्यूम का आप कोई भी ऑब्जेक्ट डालोगे, उतनी ही वॉल्यूम का पानी वहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो वी वॉल्यूम का पानी यहाँ पे डिस्प्लेस होगा। और डेंसिटी कितनी है उस पानी की, रो है तुम्हारे पास, वॉल्यूम ये हुई, और जी ग्रेविटी। तो ये क्या हो गया, हटाए गए पानी का, डिस्प्लेस्ड वाटर का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा माइनस सिग्मा V इंटू में जी, ये रहेगा अभी। तो इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आ रहा है भाई तुम्हारे पास, एक तो रो नहीं, V और G कॉमन आ रहे हैं, तो V और G मैंने कॉमन ले, क्या बना, रो माइनस के सिग्मा। ये आया मेरे पास वेट ऑफ बॉब इन वाटर या इन अ लिक्विड, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। चलो बच्चों आगे, इसके बाद हम बात करते हैं, अभी जो हम फोर्स पढ़ के आए थे, रिस्टोरिंग फोर्स, पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ा था, वो तुम्हारे पास क्या था, वेट माइनस में क्या था, साइन थीटा, यही था ना, पिछले वाले टॉपिक में हम पढ़ के आए थे, माइनस वेट साइन थीटा, वही था ना, कि कोस थीटा वाली टर्म तो क्या हो गई थी, कैंसिल आउट हो गई तुम्हारे पास टेंशन से। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा होगा, माइनस mg था वहाँ पे, mg को मैंने वेट W से बोल दिया यहाँ पे, साइन थीटा, तो रखो यहाँ पे W की वैल्यू ये आई, माइनस VG इंटू में साइन थीटा। वही भी एंगल वेरी वेरी स्मॉल मैंने कंसीडर कर लिया, तो साइन थीटा की वैल्यू को मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर लिख सकता हूँ। और थीटा की वैल्यू उसी फिगर से हम डिटरमाइन करें, तो हमने क्या निकाली थी, x बाई में L निकाली थी। क्या निकाली थी, x बाई में L निकाली थी। चलिए भी x बाई L निकाली। इसके बाद में मैं इसको ब्रेक करता हूँ, तुम्हारे पास ये कह रहता है मास, ठीक है, बॉब का मास इनटू में,
तुम्हारे पास एक्सेलरेशन इनटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस वी जी रो माइनस सिग्मा एक्स बाई में। अब देखो भाई मास को अभी भी यहाँ लिखा था हमने, क्या लिखा था, रो इंटू वॉल्यूम लिखा था, तो लिख दो भाई यहाँ पे रो इंटू वॉल्यूम लिख दिया भाई, ठीक है। इंटू में एक्सेलरेशन है तुम्हारे पास, इंटू में क्या एक्सेलरेशन है, माइनस में वी जी रो माइनस सिग्मा एक्स बाई में एल। तो वी वॉल्यूम से वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हुई, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है तुम्हारे पास, माइनस जी रो माइनस सिग्मा एक्स बाई में एल और डिवाइड बाई में क्या आ गया तुम्हारे पास रो और आ चुकी है तुम्हारे पास, ठीक है। स्मॉल एल था भाई, हम बार बार कैपिटल एल लिख रहे हैं इसको, स्मॉल एल था ये। तो बच्चे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी है तुम्हारे पास, माइनस जी रो माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई में रो एल, ये आई बच्चे। अब निकालो टाइम पीरियड, निकालिए टाइम पीरियड निकालते हैं। चलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था 2 पाई अंडर रूट तुम्हारे पास क्या था भाई एक्स डिवाइड बाई में ए, एक्स डिवाइड बाई में ए था भाई, ये पढ़ गए थे। लेकिन अब यहाँ देखो टी, जब वो एयर में थी तब उस समय टाइम पीरियड में टी बोल दिया, वो कितना तुम्हारे पास 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यही आया था, हम निकाल के आए थे। तो दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम प्लेस्ड इन एयर, ये उसका टाइम पीरियड है। अब हमने तो कहाँ प्लेस करनी है वो मीडियम में, तो मैंने टी डैश मान लिया अभी उसका टाइम पीरियड। तो यहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में उसकी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैं निकाल चुका हूँ 2 पाई, और एक्सेलरेशन कह लेते हैं हमेशा मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई। अब ए की वैल्यू पुट कीजिए अभी, ए अभी निकाला है, देखो जी रो माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई रो एल, पुट करो भाई इस वैल्यू को यहाँ, जी रो माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई में रो इंटू में एल, ये आ गया। अब यहाँ से सिग्मा से एक्स से एक्स तो क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ तुम्हारे पास, तो टी डैश की वैल्यू कितनी आती है 2 पाई अंडर रूट, ऊपर ले जाओ इसको रो एल इंटू में क्या रहेगा तुम्हारे पास, सॉरी भाई ब्रैकेट थी भाई, तो क्या रहा जी रो माइनस सिग्मा, जी रो माइनस सिग्मा रहा भाई। अब देखो बच्चे टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई में जी, अलग अंडर रूट लगा दिया भाई, और अंडर रूट में रो बाय रो माइनस सिग्मा मैंने अलग लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसे मल्टीप्लाई में, अंडर रूट वाले ही अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कंप्लीट का अंडर रूट हम लगा सकते हैं। तो यहाँ देखो, तो ये तो बच्चे उस पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया जो तुम्हारे पास कहाँ है एयर के अंदर, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, टी डैश टी बोल सकता हूँ, ये टी होगा तुम्हारे पास अंडर रूट रो बाय रो माइनस सिग्मा। अब देखो टी डैश डिवाइड बाय में टी इज इक्वल टू रो माइनस सिग्मा, ये लिख दिया मैंने। अब देखो कोई भी चीज़ वाटर के ऊपर लिक्विड के ऊपर फ्लोट क्यों करती है, जब उसकी डेंसिटी क्या हो, वाटर से कम हो, क्या हो, कम हो। लेकिन हमने हमारे बॉब को फ्लोट नहीं करवाना, फ्लोट करेगा तो वो उस मीडियम के अंदर जाएगा कैसे, तो मीडियम के अंदर जाने के लिए हमारे बॉब की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, उस पानी की डेंसिटी या उस लिक्विड की डेंसिटी, तभी मेरा बॉब डूबेगा भाई, मेरे को डुबोना है तो बॉब की डेंसिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी उससे। तो यदि रो ज़्यादा हुआ किससे, सिग्मा से, तो अब ये देखो ये ज़्यादा है, पॉजिटिव चीज़ आएगी, पॉजिटिव है। अब ये बड़ा है ये छोटा है, तो माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा अभी। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन 1 आई, पॉजिटिव आएगी तुम्हारे पास। टी डैश डिवाइड बाई टी ग्रेटर देन क्या आएगी, 1 आएगी, तो टी डैश तुम्हारे पास क्या हुआ, ग्रेटर देन टी हुआ, ग्रेटर देन टी हुआ। तो इसका मतलब टाइम पीरियड मीडियम के अंदर रखने पे क्या हो गया, देखो बढ़ गया अभी, क्या हो गया, बढ़ गया। पहले क्या था, टी था, अब कितना हो गया, टी डैश हो गया। तो देखो टी डैश ग्रेटर है टी से, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा अभी, तो याद रखेंगे। तो जब भी किसी भी पेंडुलम को आप कहाँ प्लेस्ड करते हो, मीडियम के अंदर प्लेस्ड करते हो, तो उसका टाइम पीरियड बच्चे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये कंडीशन तो हमेशा लेके चलनी पड़ेगी, तभी प्लेस कर पाओगे भी, नहीं तो प्लेस नहीं कर पाओगे। ये हो गया अभी। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, तुम्हारे पास लास्ट डिस्कशन है हमारे पास, तुम्हारे पास वो क्या रहेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है हमने।
ऑन टाइम पीरियड, किसके ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर। चलिए अभी देखते हैं। अभी देखो बच्चे, तो क्या ये कंसेप्ट है हमारे पास बहुत पुराना कि जब भी आप टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से लेंथ दो जो होगी स्ट्रिंग की वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। किसी भी वायर की लेंथ कह सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाने से स्ट्रिंग की लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ऑलवेज। यदि लेंथ इंक्रीज करी तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा, भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर है भाई, दोनों में फर्क दिखा दो, ये टेम्परेचर ये टाइम पीरियड है, जो कि रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अभी था नहीं था रूट एल के, इसलिए बढ़ेगी भी। चलो भाई अब हम इसका थोड़ा एक्सप्रेशन करके दिखाते हैं आपको। अब देखिए, तो अब मान लीजिए स्टार्टिंग में जो लेंथ थी वो कितनी थी, एल थी। तो मैंने क्या कर दिया, डी थीटा टेम्परेचर, डी थीटा टेम्परेचर है ना कि एंगल है, डी थीटा टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया वहां पे। तो लेंथ एल से कितनी होगी तुम्हारे पास, एल डैश होगी, कितनी होगी, एल डैश होगी। अब देखिए, तो एक्सपेरिमेंट में क्या बात पाई गई कि चेंज इन जो क्या होगा तुम्हारे पास, लेंथ होगा। अब चेंज इन लेंथ कितना होगा तुम्हारे पास, एल डैश माइनस एल होगा भाई। तो चेंज इन लेंथ जो बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया ओरिजिनल लेंथ के, ठीक है, और साथ में इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो इंक्रीज किया गया उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डी थीटा था। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी आप हटाते हो वहां पे एक कांस्टेंट यूज करते हो, यहाँ पे वो क्या आएगा, अल्फा आएगा भाई। ये अल्फा का सिंबल नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल था, मतलब प्रोपोर्शनल का सिंबल था। ये अल्फा का सिंबल है अब जो मैंने बनाया है, दोनों सेम सेम से, लेकिन दिखने में ऐसे लग रहे हैं। अभी एल हो गया, ये क्या होगा, डी थीटा हो गया बच्चे। तो इस अल्फा कांस्टेंट का यहाँ पे नाम रखा था तुम्हारे पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो एल डैश इज इक्वल टू कितना बनेगा, एल प्लस में अल्फा एल डी थीटा। तो एल डैश की वैल्यू कितनी है बच्चे, एल कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस अल्फा डी थीटा, ये आया बच्चे। अब यहाँ देखिए, तो जब मैं मेरी एक्चुअल जो लेंथ थी पेंडुलम की, उस समय जो टाइम पीरियड की वैल्यू थी वो टी इज इक्वल 2π√L बाय में जी था। अभी अब मैंने कहा, अभी मैंने लेंथ चेंज कर दिया टेम्परेचर बढ़ाने से, टाइम पीरियड कितना होगा, टी डैश हो गया। अभी इज इक्वल 2π रहेगा, लेंथ कितनी होगी अब की बार, L1 प्लस अल्फा डी थीटा, ये होगी, डिवाइड बाय में कितना है तुम्हारे पास, जी है भाई। अब वहीं सेम कहानी करते हैं पिछले की जैसी, एल का रूट अलग लगा दिया, दोनों का एल बाई जी का अलग कर दिया अभी। तो यहाँ पे कितना रहा, 1 प्लस अल्फा डी थीटा, ये रहा ना, अंडर रूट अल्फा टी डैश। क्या ये टी के इक्वल हुई भाई, ये देखो यहाँ ये थी, तो ये टी लिख दिया मैंने अकेला इसको, और इसको 1 प्लस अल्फा डी थीटा की पावर 1/2 लिख दिया। अब देखो बच्चे, तो अब पावर 1/2 को सोल्व करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सी थ्योरम भाई, बाइनोमियल थ्योरम तुम्हारे पास, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम पावर को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहां तक सिर्फ 2 टर्म्स तक ही इस ब्रैकेट को क्या करना, ओपन करना है, इस टर्म को ओपन करना है तुम्हारे पास। तो टी डैश इज इक्वल टू टी, तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। तो कैसे यूज करोगे, देखो सिर्फ 2 ही टर्म तक, नंबर 1 फर्स्ट टर्म आई तुम्हारे पास प्लस में, अब सेकंड टर्म के मल्टीप्लाई में पावर आएगी 1/2, पावर है इंटू में डी थीटा। अब टर्म तो और भी बहुत आएगी तुम्हारे पास, बहुत टर्म आएगी, लेकिन हम सिर्फ 2 टर्म तक ही कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो टर्म आएगी बच्चे उसकी उनकी जो वैल्यूज होंगी वो वेरी वेरी स्मॉल होगी, जिनको हम जब इनमें ऐड करेंगे तो कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो इसलिए हम उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं, ख़त्म ही कर रहे हैं, वहाँ से नहीं ले रहे हैं हम उनको। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज कैसे करते हैं भाई, यहाँ 2 स्टेप तक। पहली बात तो यहाँ 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो वहाँ से उस चीज़ को कॉमन लेके यहाँ 1 बनाओ भाई, कॉमन को उसको बाहर निकाल दो कॉमन लेके, तो यहाँ 1 बनाना आपने जैसे भी करके। तो फिर 2 टर्म तक कैसे ओपन करोगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, अब सेकंड टर्म के मल्टीप्लाई में कौन आएगी, पावर आएगी तुम्हारे पास, देखो 1/2 पावर में आ गई, तो ये लो भी सेकंड टर्म तक ओपन हो चुकी है।
अब तुम्हारे पास क्या बनेगा, देखो टी डैश डिवाइड बाई में टी इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 अल्फा इंटू डी थीटा बना भाई, क्लियर। अब देखो तो डी डैश टी माइनस में 1 हो गया, अभी 1 को यहाँ लिया है तो कितना बना 1/2 अल्फा डी थीटा। अब देखिए भाई वहाँ क्या बना, एलसीएम ले लो भाई, टी एलसीएम आएगा तो टी डैश माइनस में टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डी थीटा, अल्फा डी थीटा। अब देखिए भाई तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया भाई, इंक्रीज इन टेम्परेचर आ गया, तो कितना इंक्रीज होगा 1/2 अल्फा डी थीटा। ये परसेंटेज निकालना हो तो क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 मल्टीप्लाई में 100 होगा, अल्फा डी थीटा होगा तो कितना होगा 50, तो 50 अल्फा डी थीटा। ये आया बच्चे तुम्हारे पास, क्लियर। तो ये था हमारा डिस्कशन फैक्टर के ऊपर जो अफेक्ट कर रहे थे हमारे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को भाई। इसके बाद आता है हमारा सेकंड्स पेंडुलम। तो बच्चे एक ऐसी सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना हो 2 सेकंड हो, उस सिंपल पेंडुलम का नाम क्या रहेगा, सेकंड पेंडुलम नाम रहेगा। तो बच्चे हमें उस सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड तो पता चल गया, अब हमें ये पता करना होगा उसकी लेंथ कितनी होगी सेकंड पेंडुलम की। तो उसके लिए हमें टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन उठाना पड़ेगा, वो क्या था टी इज इक्वल टू 2π√L/g। दोनों साइड क्या करो स्केयरिंग कर दो, तो यहाँ पे टी स्केयर बनेगा, इसका करोगे तो कितना होना 4π स्केयर बनेगा, इसका करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो कितना आएगा L/g आएगा। मेरे को तो लेंथ पता करनी थी, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या रहेगा, जी को वहाँ ले जो 2 स्केयर जी 4π स्केयर नीचे आएगा तुम्हारे पास। देखो यहाँ पे टी नॉन है, जानते हो तुम टी की वैल्यू, जी भी नॉन है, इसकी वैल्यू भी जानते हो, पाई भी नॉन है, तो ये सारी की सारी टर्म क्या यहाँ पे नॉन है भाई, तुम्हें इन सब टर्म्स की वैल्यू पता है, तो उनकी वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट करोगे आप, तो आप एल की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी पाओगे 1 मीटर पाओगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। वैसे कैलकुलेट करोगे तो 0.99 समथिंग कुछ आएगा तुम्हारे पास मीटर, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम इसको 1 मीटर लिख सकते हैं, तो इसका या कह सकते हो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली कितनी 100 सेंटीमीटर। तो सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। अब फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूँ वो तुम्हारे पास कितनी रहती है 1 बाय टाइम पीरियड रहती है, तो टाइम पीरियड कितना था 2 था तुम्हारे पास, तो कितना हुआ 0.2 सेकेंड। तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड, सॉरी 0.2 नहीं भी 0.5, 1 को 2 से डिवाइड 0.5 सेकेंड, ठीक है, आधा हुआ 0.5 सेकेंड, तो 0.5 सेकेंड फ्रीक्वेंसी रहने वाली है भाई, मीन्स तो नॉट अ सेकेंड एयर हर्ट्ज, नॉट अ सेकेंड एयर हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई तुम्हारे पास 0.5 हर्ट्ज, ये रहेगी बच्चे, क्लियर। और तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है भी, 1 सेकंड के अंदर जो भी वो ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी उनकी जो नंबरिंग होती है, वो जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं 1 सेकंड के, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसका मतलब 1 सेकंड में 0.5 मतलब आधा ही चक्कर पूरा करेगी भाई, तुम ये कह सकते हो, ठीक है। ये थी हमारी किसकी कहानी सेकंड पेंडुलम्स की। अब देखो बच्चों, अभी पिछले टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके √L के भाई। अब यदि मान लो किसी भी पेंडुलम की लेंथ में कितनी ले लूँ, मान लो इन्फिनिटी ले लूँ, इन्फिनिटी लेंथ की पेंडुलम है, तो बच्चे उसका टाइम पीरियड भी कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अभी √L के, तो इसको बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगी तुम्हारे पास, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा इन्फिनिटी होगा, लेकिन कभी टाइम पीरियड इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। तो इन्फिनिटी लेंथ वाले सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो तुम्हारे पास कितना होता है 84.6 मिनट्स, ये रहेगा। तो हमेशा रिमेंबर रखेंगे बच्चे, इसका जो एक्सप्रेशन है वो हमारे कोर्स में नहीं है, इसका डेरिवेशन इसका प्रूफ भी दे रखा था भी किस प्रकार 84.6 मिनट रहता है, लेकिन हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमेशा रिमेंबर रखेंगे भाई, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज 84.6 मिनट्स।
ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। तो इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। आज के लिए थैंक यू।